याद होगा हम लोग नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके थे जिसका नाम था गॉस का नियम। और गॉस के नियम में हम आपको विद्युत फ्लक्स देख रहे हैं। विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा चुके थे। भाई इसका सूत्र क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, मात्रक और बीमा क्या होगा, और साथ में विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है। इन सारी ही बातों को हम लोग देख चुके थे और अब इसी में आगे बढ़ना है। यानी आज हम लोग को पढ़ना है गॉस का नियम, गॉसिस लॉ। तो हेडिंग दे सकते हैं गॉस का नियम, गॉसिस लॉ। तो देखिए गॉस का नियम क्या है, यही आपके चैप्टर का नाम भी हम लोग रखे थे, गॉस का नियम। तो भाई आखिर ये गॉस का नियम है क्या। तो गॉस नामक वैज्ञानिक थे और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो भाई वो एक्सपेरिमेंट में कर क्या रहे थे, ध्यान से देखिए। उन्होंने प्लस क्यू आवेश को लिया। भाई कोई बिंदु आवेश का चुनाव किए, जैसे कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आप लोग देख रहे हैं, और इस आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर रखे जैसा कि चित्र में दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि कोई भी आवेश है और यदि वह धनात्मक आवेश है तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई जा रही है। तो भाई इसी पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान निकालना है। तो उनका कहना था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, भाई उन्होंने ये कहा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी उन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज बाई द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई ε0। तो भाई कुल मिला जुलाकर हमने कहा कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो भाई यहाँ पर कहा जा सकता है, इसको पूरी तरह से लिखना हो तो आप अब लिख सकते हैं कि सन 1835 ईस्वी में गॉस नामक वैज्ञानिक ने किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए नियम प्रस्तुत किया जिसे गॉस का नियम कहते हैं। लेकिन गॉस का नियम है क्या, तो कह सकते हैं कि जो नीचे दिया गया है। तो भाई हम अभी आपको समझाए कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और कहा जा सकता है कि मान लिया जाए प्लस क्यू आवेश है और यह किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, एक बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ है, तो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स φE = Q/ε0। तो ये था गॉस का नियम, गॉसिस लॉ। लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गॉस के नियम को सत्यापित करें, सिद्ध करें। तो हेडिंग देंगे गॉस के नियम का सत्यापन, प्रूफ ऑफ गॉसिस लॉ। तो चलिए भाई गॉस के नियम को सत्यापित कैसे करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, चित्र में हम दिखा रहे हैं
कि भाई मान लिया जाए किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है तथा यह विद्युत आवेश एक बंद पृष्ठ से घिरा हुआ है। तो भाई आपको हम समझा चुके हैं कि जब धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। तो इस टोटल पृष्ठ से आपको फ्लक्स का मान निकालना है, लेकिन हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि भाई यदि आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो सारा भोजन एक ही बार में ग्रहण कर पाएं ये तो संभव नहीं है। तो भाई हम लोग करते क्या हैं, तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और बारी बारी से प्रत्येक टुकड़े को ग्रहण करते जाते हैं। तो ठीक वही कार्य हम लोग यहाँ भी करेंगे। भाई ऐसे तो आपको पता है कि बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, लेकिन कहा जा सकता है कि एक ही बार में फ्लक्स को निकाल पाना संभव नहीं है। तो इस पृष्ठ को छोटे छोटे पृष्ठ में बांट देंगे, छोटे छोटे पृष्ठ में बांट देंगे, किसी एक पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालेंगे और अंत में सारे फ्लक्सों को जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए इसको नोट करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है और इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो भाई हम पहले ही समझा चुके हैं कि एक ही बार में फ्लक्स को निकाल पाना संभव नहीं है, अतः पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रफल में बांट देंगे और किसी एक क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स निकालेंगे और अंत में सारे फ्लक्सों को जोड़ देंगे। तो आप लिख सकते हैं कि प्लस Q आवेश से R दूरी पर इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं और यदि बिंदु P पर अनंत सूक्ष्म आकार के क्षेत्रफल की कल्पना की जाए जिसका क्षेत्रफल dA है और यदि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र स्वल्पांश की दिशा के बीच का कोण थीटा है, तो कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र स्वल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो आपको याद होगा हम पढ़ा चुके हैं कि d phi E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, और यदि पूरी बात को लिखा जाए तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि d phi इज इक्वल टू E dA cos थीटा। याद होगा, ये तो हम पढ़ा चुके हैं कि d phi E इज इक्वल टू E dA cos थीटा। तो भाई ये तो इस छोटे से क्षेत्र स्वल्पांश के कारण फ्लक्स है, लेकिन हम लोग को तो पूरे पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि अब पूरे पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान निकालना हो तो नीचे लिखा जा सकता है कि अतः पूरे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, और यदि इसको फाई E मान लिया जाए तो फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई E। भाई हमने कहा था कि सारे फ्लक्सों को इंटीग्रेट कर देंगे, तो फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई E मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। और d फाई E का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो कहा जा सकता है कि d फाई E का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, और यदि इसके वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए तो भाई हम लोग लिख सकते हैं कि फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो भाई यहाँ E का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और याद कीजिए हम पहले चैप्टर में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि यदि कोई विद्युत आवेश है तो इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता है
E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। तो भाई विद्युत क्षेत्र के इस मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कह सकते हैं कि E का मान समीकरण 2 में रखने पर, और यदि इक्वेशन सेकेंड में इस वैल्यू को लिख दिया जाए तो नीचे लिखा जा सकता है कि फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर इनटू dA cos थीटा। और आप जानते हैं कि नियत राशि को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो भाई सबको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नियत होता ही है, और हम कहीं भी इस पृष्ठ पर बात करें तो भाई आवेश तो बदलने वाला नहीं है, मतलब आवेश भी नियत है। लेकिन क्या दूरी भी नियत है? नहीं, क्योंकि यहां से मापेंगे तो दूरी कुछ और उस ऊपर से मापेंगे तो दूरी कुछ और, यानी r नियत नहीं है, और थीटा भी बदलेगा। भाई एक जगह थीटा का मान कुछ और होगा, दूसरी जगह कुछ और होगा। तो कुल मिला जुला करके कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q ये नियत है, और यदि नियत है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, और इंटीग्रेशन यहां बच गया dA cos थीटा बाई R स्क्वायर। और आप पढ़ चुके हैं कि dA cos थीटा बाई R स्क्वायर बराबर होता है d ओमेगा। तो कहा जा सकता है कि हम जानते हैं कि dA cos थीटा बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू d ओमेगा। तो भाई d ओमेगा के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि d ओमेगा का मान समीकरण 3 में रखने पर, और यदि इक्वेशन थर्ड में इस वैल्यू को लिख दिया जाए तो लिखा जा सकता है कि फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा। और आपको पता है ये घन कोण है, और गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना हुआ घन कोण 4 पाई अस्टेरेडियन होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू 4 पाई। तो भाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बच गया कि फाई E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही तो है गॉस का नियम, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर प्लस Q आवेश स्थित है, तो इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स आ चुका है कि फाई E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस का नियम है। इस प्रकार गॉस का नियम सत्यापित हो जाता है। तो ये था गॉस का नियम और इसका सत्यापन, गॉसस लॉ एंड प्रूफ ऑफ गॉसस लॉ। तो आज तो आपको यहीं पर छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगले दिन अगले टॉपिक में हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। भाई आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए इतना जरूर कहेंगे कि जितना हो सके इसको शेयर करते रहिए, ताकि किसी का पढ़ाई बंद ना हो सके। थैंक्स।